बेस्ट ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति का लोकार्पण। मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया लोकार्पण। पार्क का नाम बदलकर रखा गया अटल उद्यान। हरीश रावत का वीडियो वायरल होने पर सियासी घमासान। वीडियो वायरल होने पर हरदा ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा बीजेपी नहीं हटाएगी वीडियो तो कांग्रेस करेगी धरना प्रदर्शन। उत्तराखंड 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज। देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट बनी हॉट। कांग्रेस नेता ज्योति रौतेला का दावा, जनता मुझे धर्मपुर सीट से जिताकर विधानसभा में जाने का देगी मौका। और मसूरी में मॉल रोड से हटाया गया अतिक्रमण। संकट में आए रेहड़ी पटरी व्यवसायी की रोजी रोटी। व्यापारियों ने किया आंदोलन। कांग्रेस पार्टी ने दिया अपना समर्थन। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का मसूरी के प्रसिद्ध अटल उद्यान पार्क का लोकार्पण किया गया है। मसूरी पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधि विधान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का लोकार्पण किया। पिछले लंबे समय से अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापना को लेकर, स्थान चिन्हित करने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा स्थापित कंपनी गार्डन का नाम बदलकर अटल उद्यान रख दिया गया और यहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। हम लोग उत्तराखंड वासी हैं, हमारे तो हृदय में अटल जी वास करते हैं, क्योंकि ये जो राज्य हमारे सम्मुख है उस राज्य के निर्माता अटल जी हैं। अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और मैं आज मसूरी के अंदर अटल जी के मूर्ति का अनावरण के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुआ। मैं यहाँ के हमारे जो विधायक हैं, माननीय मंत्री गणेश जोशी जी, यहाँ के चेयरमैन मीरा सकलान जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और अंग्रेजों के गुलामी शासन काल में जिस गार्डन को कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता था, आज से उसे अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक पक्ष है और धीरे धीरे देश के अंदर से जो गुलामी के प्रतीक हैं वो समाप्त हो रहे हैं और देश की आज़ादी के जो मान बिंदु हैं, आज़ादी के जो महापुरुष हैं, उनके नाम पर ऐसे अनेकों स्थानों नामकरण हो रहा है। उसी प्रकार का नामकरण आज यहाँ पर हुआ है। सोशल मीडिया के जमाने में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक वीडियो तेजी से अब वायरल हो रहा है, जिसका जिम्मेदार हरीश रावत ने बीजेपी संगठन को बताया है। साथ ही कहा कि अगर बीजेपी ने वीडियो को नहीं हटाया और उनसे माफी नहीं मांगी तो फिर वो बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना देने को मजबूर होंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मांग पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जवाब देते हुए कहा है कि हरीश रावत को धरना देने का बहुत शौक है और वो धरने के बाद क्या करते हैं यह भी सबको पता है। उन्हें धरना देना छोड़कर कांग्रेस संगठन पर ध्यान देना चाहिए। विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब लगभग शुरू हो चुकी हैं। तमाम नेतागण अपने अपने विधानसभाओं में तैयारी कर रहे हैं। इस बीच देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि सत्ता और विपक्ष के कई नेताओं की नजर इस सीट पर है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी यहां से ताल ठोक चुकी हैं। उनका कहना है कि जनता भाजपा से परेशान हो चुकी है और धर्मपुर में 2 बार से जो बीजेपी विधायक हैं विनोद चमोली, उनके शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद सड़कें टूटी हुई है, नालियां नहीं हैं, सीवर लाइंस खुदी हुई हैं और जनता की बात को नहीं सुनने का काम विधायक कर रहे हैं। इसलिए जनता अब बदलाव चाहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने आशीर्वाद के रूप में जनता मुझे विधानसभा जाने का मौका देगी। महिला कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड की नवनियुक्त ऑब्जर्वर पूनम पंडित का प्रथम उत्तराखंड आगमन हुआ है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय देहरादून में प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया गया। पूनम पंडित ने तमाम महिला कांग्रेस की महिलाओं के साथ बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड महिला कांग्रेस में अपार संभावनाएं हैं।
संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करना, महिलाओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना और कांग्रेस की विचारधारा को हर वर्ग तक पहुंचाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा। ये हमारी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है पूनम पंडित जी, उनको महिला कांग्रेस का ऑब्जर्वर उत्तराखंड का बनाया गया है। वो यहाँ पे आई हुई हैं और आज जो मीटिंग है वो हमारा 2027 में जो इलेक्शन है उसमें महिला कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, हमारे जो नगर हैं, महानगर हैं, जिले हैं, उसकी क्या तैयारियां, हमारी जो कमेटियां हैं उनकी क्या तैयारियां, और हमारा जो 70 विधानसभाओं में महिला सम्मेलन करने का एक विचार है जिसपे एक डिस्कशन हम लोगों का हुआ, और 70 विधानसभाओं में किस तरीके से हमने जाना है, कब से सम्मेलन शुरू करने हैं, किन इश्यूज पे हम लोगों ने बात करनी है, जनता के बीच में जाना है, उन सब चीज़ों को लेके एक डिस्कशन हुआ है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर हरिद्वार से कड़ा बयान सामने आया है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत पाक विभाजन के बाद पहले पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश में लाखों हिंदुओं की हत्या हुई, उनकी संपत्तियां छीनी गई और उन्हें लगातार डर के माहौल में जीने को मजबूर किया गया। महामंडलेश्वर ने सवाल उठाया कि जब पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं की दुकानों, मकानों और जमीनों पर कब्जे की खबरें सामने आ रही हैं, तब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और वैश्विक संस्थाएं चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि हालात इतने गंभीर हैं कि वहां की प्रधानमंत्री को भी अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ा, जो स्थिति की भयावहता को दर्शाता है। वहाँ की राज्य सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि हिंदुओं की हत्या पर मौन है, करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत में घुसकर भारत के अधिकारियों का हनन कर रहा है। ये सब विषय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो संगठन के लोग थे वो सब मौन है। उन्हें बोलने के लिए कोई परमिशन चाहिए क्या? अमेरिका जैसी महाशक्ति जो गुजरात में गोधरा दंगों में मुख्यमंत्री का वीजा बैन कर देते हैं, जो इस समय के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब हिंदुओं की हत्या होती है तो ये चुप हो जाते हैं। ये दोगली षड्यंत्रकारी नीति चल रही है। हिंदुओं को जागना होगा और इस सरकार को वहाँ पर इंटरफेयर करना चाहिए, वहाँ के हिंदुओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो कैसे सुरक्षित रहे। मॉल रोड पर पटरी व्यवसाय और फर्श लगाने वाले लोगों के खिलाफ नगर पालिका परिषद मसूरी और स्थानीय प्रशासन द्वारा अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत गांधी चौक से झूला घर तक अभियान चलाया गया और कई लोगों का सामान भी जब्त कर लिया गया। पटरी लगने वाले लोगों द्वारा इसका हल्का फुल्का विरोध किया गया, लेकिन भारी पुलिस व्यवस्था के बीच मॉल रोड को अतिक्रमण मुक्त किया गया। वहीं लोगों को चेतावनी दी गई है कि यदि कल से पटरी या अन्य सामान मॉल रोड पर लगाया गया तो सामान जब्त कर लिया जाएगा। वहीं वर्षों से मॉल रोड पर पटरी व्यवसाय करने वाले लोगों पर रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। नगर पालिका द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर पटरी वालों को पुनः स्थापित करने की योजना है, लेकिन पटरी व्यापारियों का आंदोलन जारी है और कांग्रेस पार्टी द्वारा इन्हें अपना पूर्ण समर्थन दिया जा रहा है, जबकि नगर पालिका द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि मसूरी की मॉल रोड पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। हर्षिनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने एकत्रित होकर हरे राम पाठ के साथ प्रेस वार्ता आयोजित की है। श्रद्धालुओं ने दिल्ली में एमसीडी और डीडीए की कार्रवाई को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली स्थित दरगाह बाबा श्री रतननाथ जी पेशावर वाले मंदिर के पास की खाली भूमि को मंदिर परिसर बताते हुए सरकार ने इसे अतिक्रमण के नाम पर खाली कराया। इस कार्रवाई से श्रद्धालु बेहद नाराज हैं। श्रद्धालुओं ने कहा कि गैर हिंदू राष्ट्रों में हमारे धार्मिक स्थल सुरक्षित हैं, वहीं दिल्ली में सनातनी सरकार होने के बावजूद मंदिरों पर कार्रवाई होना दुखद है। उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर राज्य सूचना आयुक्त के रूप में योगेश भट्ट का 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया।
21 दिसंबर 2022 को पदभार ग्रहण करने के बाद उनके कार्यकाल में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती मिली। दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में आयोग के समक्ष कुल 1480 अपीलें और शिकायतें निस्तारित की गई, जबकि लगभग 3050 सुनवाई आयोजित की गई। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े मामलों का खुलासा हुआ। निजी विश्वविद्यालयों में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अनियमितताओं, फर्जी प्रमाण पत्रों, सरकारी अभिलेखों के गुम होने, मृतकों के नाम पर राशन वितरण, निजी अस्पतालों द्वारा कूटरचित रिपोर्ट के आधार पर भुगतान लेने जैसे मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इससे न केवल संबंधित विभागों में सुधार हुआ, बल्कि आम नागरिकों को उनका हक भी मिला। सूचना आयोग के हस्तक्षेप से कई लंबित भुगतान वर्षों बाद जारी हुए। नगर पालिकाओं में पेंशन, ग्रेचुइटी, पीएफ, स्ट्रीट लाइट से म्यूटेशन और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी व्यवस्थाओं में सुधार हुआ। वहीं पीआरडी स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और ड्यूटी से जुड़े रिकॉर्ड व्यवस्थित किए गए। डेमोक्रेसी को तो मजबूत करता ही है, और निसंदेह जब आम व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा तो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। और मैंने इस दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान समझा, कई सारी अपीलों में लोगों को रिलीफ मिला, और यहाँ तक हो रहा कि जो एक न्यायिक प्रक्रिया में है, जिनको राहत नहीं मिल सकती है, जो लोग नहीं जा सकते हैं, एक आरटीआई के आवेदन से, 10 रुपये के आरटीआई के आवेदन से उन्हें समाधान प्राप्त हुआ है। तो ये भी एक बड़ी राहत की बात है। उत्तराखंड में अब पेड़ काटने की अनुमति के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी गई है। इससे अब पेड़ काटने की अनुमति के लिए कार्यालय जाने की बाध्यता खत्म हो गई। कोई भी अपनी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है और वन विभाग की अनुमति के बाद पेड़ को काट सकता है। आगामी क्रिसमस और नववर्ष के त्योहारी मौसम में आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षण और औषधि प्रशासन विभाग ने राज्यव्यापी विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू किया है। विभाग ने मिलावटखोरी, घटिया गुणवत्ता और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण व विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्णय लिया है। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाएगा। इस अभियान में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, कैफे, बेकरी, डेयरी, मिष्ठान भंडार, फूड कोर्ट, स्ट्रीट फूड जोन और तैयार खाद्य पदार्थों के निर्माण इकाइयों में नियमित और औचक निरीक्षण किए जाएंगे। मोस्टली आप देखेंगे तो देहरादून, मसूरी, हमारे नैनीताल, रामनगर जैसे क्षेत्रों में, और अभी जो हमारी जो यात्रा, शीतकालीन यात्रा भी शुरू होने जा रही है, तो उसमें भी हमने उन क्षेत्रों को भी विशेष अपने अधिकारियों को सूचित किया हुआ है कि वो सजग रहें, वहाँ पर किसी तरह की कोई भी अपनी घटनाएं न घटित हो। सर, आम जनता से भी कुछ आपका आग्रह है? शहर में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए नगर निगम देहरादून ने बड़ा फैसला लिया है। अब शहर में अलाव की संख्या 22 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है, ताकि जरूरतमंद और बेसहारा लोग सुरक्षित रह सके। नगर आयुक्त नमामि बंसल के नेतृत्व में टीम ने देर रात औचक निरीक्षण किया और अलाव वाले सभी स्थानों की स्थिति को जांचा। नगर निगम ने इन 50 अलाव वाले स्थानों को 4 जोन में बांटकर जोनल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। इसके साथ ही नगर आयुक्त ने शहर के रैन बसेरों की स्थिति का भी जायजा लिया। बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें ठंड से राहत मिल सके। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे भी ठंड के मौसम में जरूरतमंदों की मदद करें और अलाव स्थलों का सम्मान बनाए रखें। जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों से परेशान ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य हेमलता संग जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार हल्ला बोल दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जंगली जानवर रोज नई परेशानी खड़ी कर रहे हैं, खेत तबाह हो रहे हैं और अब तक कई लोग हमलों में घायल हो चुके हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं।
उन्होंने प्रशासन से जंगली सुअरों को शूट करने की अनुमति देने और स्थायी समाधान लागू करने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रशासन से यही मैं उम्मीद करूंगी कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे और सुअर बाड़े बनाए जाए, बंदर बाड़े बनाए जाए, और अगर नहीं हो सकता है तो सुअरों को मारने का आदेश भी दिया जाए। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला पेट्रोल की बोतल लेकर आत्मदाह करने के इरादे से परिसर में पहुंच गई। महिला के इस हरकत से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और फरियादियों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा कि महिला किसी मामले में पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट थी और अपनी फरियाद लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची थी। जैसे ही महिला ने पेट्रोल की बोतल निकाली, वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत काबू में ले लिया और आत्मदाह से रोक लिया। पुलिस ने महिला को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर शांत कराया और उसकी शिकायत को सुना। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।